भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट कल जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी की गई है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट दिया गया है। बालाघाट से डॉक्टर भारती पारथी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, इंदौर से शंकर लालवानी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। धार से सावित्री ठाकुर को टिकट मिला है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के बचे हुए 5 नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। इस लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है तो कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश के बचे हुए 5 नामों का ऐलान भी बीजेपी ने कर दिया है। इनमें बालाघाट से डॉक्टर भारती पारथी को उम्मीदवार बनाया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू चुनाव लड़ेंगे। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। धार से सावित्री ठाकुर उम्मीदवार बनाई गई हैं। इंदौर से शंकर लालवानी फिर से चुनाव लड़ेंगे। 5 नहीं 29 की 29 सीट हमने लोकसभा की डिक्लेयर कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार भी होगी एनडीए के माध्यम से और प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शंकर लालवानी जी को, माननीय अनिल फिरोजिया जी उज्जैन लोकसभा से, श्रीमती कविता पारधी हमारी अपनी बेटी बालाघाट से, सावित्री ठाकुर धार से और बंटी साहू छिंदवाड़ा से, सभी लिस्ट में 10 राज्य तरजीह है। इसमें नागपुर से नितिन गडकरी, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने दिल्ली की बची हुई 2 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में 10 महिलाओं के नाम हैं। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवारों के नाम थे तो दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इस तरह अब तक 267 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त अतुल शर्मा सीधे राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, मध्य प्रदेश की 29 में से 10 लोकसभा सीटों पर मुकाबला साफ हो गया है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। और ऐसे में इन 10 सीटों पर मुकाबला कितना दिलचस्प है और मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के सियासतदान, मध्य प्रदेश की राजनीति के जानकार किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, यानी कि 29 में से 29 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस के हम देख रहे हैं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और एक सीट खजुराहो की उन्होंने सपा के लिए छोड़ के रखी है। हालांकि 28 में से 10 सीटों पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर दिया है, यानी अपने पत्ते खोल दिए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस अपने अलग अलग मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है और खासतौर पर दिल्ली दरबार की जो सबसे ज्यादा नजर है वो छिंदवाड़ा सीट पर है। और छिंदवाड़ा इसलिए क्योंकि जरूरी हो जाती है बीजेपी की, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस के थे वो धराशायी हो चुके थे और लेकिन कहीं ना कहीं एक सीट कांग्रेस अपनी सेफ करने में सफल रही थी, वो छिंदवाड़ा सीट थी। और ऐसे में अब चूंकि जब 29 मिशन
डिसीजन लेके बीजेपी चल रही है तो खासतौर पर सबसे ज्यादा जो नजर है वो छिंदवाड़ा पे है। देखिए छिंदवाड़ा का सियासत अगर हम देखें तो वहां कहीं ना कहीं कमलनाथ का एक लंबा सियासी राजनीतिक जीवन रहा है और ऐसे में बंटी साहू को एक बार फिर से जब चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने, हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी बंटी साहू को कमलनाथ के सामने उतारा था। तो ऐसे में ये जो सीधे तौर पे जो मुकाबला होने जा रहा है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि इस बार कमलनाथ नहीं, कमलनाथ के बेटे यानी कि नकुलनाथ से बंटी का मुकाबला होगा। देखिए अगर हम सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें मध्य प्रदेश में तो जातिगत समीकरण के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखा जाए तो ओबीसी वर्ग रहता है। मध्य प्रदेश के तमाम जो 29 जो सीटें हैं उसमें से कई सीटों पे ओबीसी जो वर्ग है वो सीधे तौर पे जीत और हार तय करता है, यानी कि वो ये तय करता है कि उस क्षेत्र का प्रत्याशी कौन होगा। तो सीधे तौर पे हम देख रहे हैं बीजेपी का भी इस समय सियासी गणित समझने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो मुखिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित वो भी यादव समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। सीधे तौर पे एक बड़ा कार्ड उन्होंने खेला हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो देखिए कांग्रेस भी लगातार ओबीसी वर्ग को लेकर ही चलने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में शिवम ये कोशिश रहेगी कि ओबीसी वर्ग को साथ के चला जाए, उसको अपने साथ लेके चला जाए और इसकी कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से की जा रही है। हालांकि देखिए इन तमाम जो 10 सीटें हैं इसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का ज्यादा हस्तक्षेप रहेगा। तो शुरुआती दौर तो हम ये कह सकते हैं। देखिए उसके बाद हम देख सकते हैं कि आदिवासी वर्ग को लेके खासा इस समय फोकस रहता है। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, देखिए मंडला, रतलाम, छिंदवाड़ा, झाबुआ ये वो सीटें हैं जिन सीटों के ऊपर आदिवासी फैक्टर चलता है और तमाम दोनों राजनीतिक दल भी ये कोशिश करती है कि इस इलाकों में यानी कि इन क्षेत्रों में आदिवासी वर्ग को लेके चला जा सके, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने बनाने की कोशिश करती है। लेकिन देखिए अगर हम विधानसभा चुनाव का गणित समझने की कोशिश करें तो लगभग एसटी के लिए 47 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। इसमें से अगर हम देखें तो 24 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी, 22 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी, यानी कि एक नेक टू नेक टक्कर हम आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस की मान सकते हैं। तो ऐसे में इस समय बीजेपी की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि इन बेल्टों को ज्यादा से ज्यादा साथ के चला जाए। लेकिन इस समय अगर हम सियासी गणित समझे, देखिए सिमम मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया उससे ये मान के चला जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इससे जरूर सबक लेगी और जमीनी स्तर पे अपनी जो पकड़ है वो जरूर मजबूत करने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन वर्तमान दौर में अगर हम देखें तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस में इस समय अगर हम लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच में अगर अंतर समझने की कोशिश करें तो अंतर बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। और स्पष्ट यह है कि देखिए बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं कि गांव चलो अभियान चलाया गया, मेरा बूथ अभियान चलाया गया, बूथ विजय अभियान चलाया गया। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वीडी शर्मा, मोहन यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं वो गांव में पहुंचे, पंचायत लेवल पे पहुंचे, रात वहां पे उन्होंने लोगों के साथ बिताई, सीधे तौर पे लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, अपने संगठन को मजबूत करते हुए नजर आए। तमाम देखिए अभियान लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार चलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। 29 की 29 लोकसभा पे अपने पत्ते जो है बीजेपी इस समय खोल लेकिन जो छिंदवाड़ा का दिलचस्प मुकाबला आपने बताया 2023 के लोक विधानसभा चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोटों से कमलनाथ ने विवेक बंटी साहू को हराया था और ऐसे में लोकसभा में नकुलनाथ के खिलाफ ताल ठोकेंगे विवेक बंटी साहू। तो ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी को विवेक बंटी साहू से उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि 30,000 वोटों से हराया था कमलनाथ ने उन्हें और 30,000 वोटों का मार्जिन इतने बड़े दिग्गज नेता के सामने कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। देखिए बिल्कुल शिवम, इसके लिए हमें समझना होगा। देखिए 2018 का चुनाव, 2018 से पहले 2014 का चुनाव और 2023 का चुनाव, इन चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो चुनाव हुए, खासतौर पर अगर छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में जब उपचुनाव हुआ था कमलनाथ के दौरान, क्योंकि 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कमलनाथ चुनाव मुख्य रूप से नहीं लड़े थे, उन्होंने उपचुनाव में जो है चुनाव लड़ा था। उस समय बंटी साहू ही चेहरा बने थे। उस समय जीत का मार्जिन जो रहा उसके से कम जो है जीत का मार्जिन 2023 में हुआ। तो कहीं ना कहीं इस बात को बीजेपी समझ चुकी है कि छिंदवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि अगर पूरी तरीके से अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा में एक लंबे समय से कमलनाथ का सियासी जीवन बीता है और छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं गढ़ के रूप में न केवल मध्य प्रदेश पूरे देश में कमलनाथ के गढ़ के रूप में जाना जाता है। तो इसमें बंटी साहू जिस तरीके से फाइट वहां पे कर रहे हैं शिवम, और हमने देखा कि सिर्फ मात्र 30,000 वोट से कमलनाथ की जीत, एक दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रीति नीति नियम एक आला नेता के रूप में, पहली पंक्ति के रूप में जाने जाते
हैं वो नेता अगर मात्र 30,000 वोट से जीते तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बंटी साहू या बीजेपी धीमे धीमे कमलनाथ के साम्राज्य को छिंदवाड़ा से खत्म करने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर हम सियासी मिजाज समझने की कोशिश करें तो इस समय बुनियादी मुद्दों से ज्यादा दूसरे मुद्दे काम कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा काम कर रहा है, 370 का काम कर रहा है, इसके साथ में कई ऐसी योजना है, आयुष्मान योजना की हम बात कर सकते हैं। तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, जनता के दिल से लगे हुए मुद्दे हैं। और ऐसे में बंटी साहू और साथ में अगर हम डबल इंजन की सरकार का फायदा योजनाएं देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा बुस्तब बंटी साहू को छिंदवाड़ा में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के चाड़े के अमित शाह समझ चुके थे और एक बार इसीलिए फिर से उनके ऊपर दाव खेलते हुआ दिखाई दिया। बहरहाल देखिए, मैं जिक्र कर रहा नाथन शाह 2019 में चुनाव लड़े थे और 2024 में अब लड़ रहे हैं चुनाव विवेक बंटी साहू नकुलनाथ के खिलाफ। हालांकि इस बार कितनी टक्कर दे पाएंगे देखना दिलचस्प है। आप अतुल बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर के सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं वो एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं ग्वालियर से हमारे सहयोगी। विनोद, अब ग्वालियर से मौजूदा सांसद, माफ कीजिएगा भिंड से मौजूदा सांसद संध्या राय और उधर फूल सिंह बरैया। हालांकि फूल सिंह बरैया भांडेर से चुनाव रिसेंटली जीते हैं कांग्रेस के टिकट पर। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे और संध्या राय को चुनौती देते नजर आएंगे। लेकिन पहले देवाशीष जरारिया को टिकट दिया गया था कांग्रेस की ओर से। अब देवाशीष जरारिया को टिकट ना देकर एक दलित कार्ड खिला गया है, फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है भिंड से कांग्रेस पार्टी के द्वारा। किस तरह से कितना दिलचस्प मुकाबला देखते हैं फूल सिंह बरैया वर्सेस संध्या राय? देखिए, बिल्कुल अगर हम भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें, भिंड अकेला जिला नहीं बल्कि इसके साथ दतिया भी जुड़ा हुआ है, तो ये दो जिलों की एक लोकसभा क्षेत्र है। ये 1984 से लेके अभी तक कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। इस सीट पर अगर हम बात करें तो आखिरी बार 1984 में कृष्ण सिंह जीते थे जो दतिया के रहने वाले थे। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस सीट पर पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो भी कैंडिडेट आया वो लगातार चुनाव जीतता गया। डॉक्टर राम लखन सिंह 4 बार सांसद रहे, योगानंद सरस्वती जीते, नरसिंह राव दीक्षित यहाँ से रहे, उसके बाद मुरैना के रहने वाले अशोक अर्गल यहाँ से सांसद बने। भागीरथ प्रसाद जो कि IAS ऑफिसर थे वो भी कांग्रेस का टिकट फेंककर बीजेपी में चले गए, एंड वक्त पे वो भी सांसद बन गए। और संध्या राय भी मुरैना से आकर भिंड में सांसद बन गई क्योंकि ये आरक्षित सीट है। तो अब जो फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है ये कांग्रेस का सबसे बेस्ट टिकट माना जा रहा है, क्योंकि एक तो फूल सिंह बरैया स्थानीय कैंडिडेट हैं, दूसरा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। प्रदेश में बड़ी इनकी धाक थी उस समय जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 7-8 MLA विधायक इनके साथ थे जो कि कांग्रेस में चले गए। फूल सिंह बरैया ने बाद में अपनी एक अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय स्तर पे भी चुनाव लड़े, प्रदेश स्तर पे लड़े, लेकिन उतने कामयाब नहीं हो पाए तो कांग्रेस में फिर वापस आ गए। लेकिन इनको फायदा ये मिल सकता है अगर हम भिंड दतिया के समीकरण को समझें कि एक तो ये भांडेर से विधायक हैं और भांडेर से विधायक होने के साथ साथ भिंड जिले के मेहगांव के ये रहने वाले हैं, तो स्थानीय प्रत्याशी होने का फायदा मिल सकता है। बस एक कमी फूल सिंह बरैया की अक्सर रही है कि भाषणों में ये बेबाक बोल जाते हैं तो कई बार सवर्ण समाज इनसे नाराज हो जाता है। ये दलितों का पक्षपात काफी मजबूती से कर देते हैं और कभी भी बेतुके बयान दे देते हैं। लेकिन इस बार फूल सिंह बरैया बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई तो बोले कि मेरे विधानसभा में तो सबसे ज्यादा मुझे सहयोग सामान्य वर्ग के लोगों ने ही किया, क्योंकि वहां 30,000 दलितों का वोट और मुझे 80,000 मिले तो बाकी वोट तो मुझे दूसरों ने ही दिया है। इस मुद्दे के आधार पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और साथ ही बीजेपी पर भी लगातार हमला करने हो पाएगा वो 2024 के नतीजे ही तय करेंगे और जनता किस पर मोहर लगाती है वो भी देखने वाली बात होगी।